चाहिए। आज हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस के ही शॉर्ट्स कवर करेंगे। सेकेंडली गाइस, हम ये भी देखेंगे कि आज जो भी हमने अभी तक पढ़ा है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में, उसके एमसीक्यूज़ भी हम सॉल्व करेंगे, राइट। एमसीक्यूज़ की पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए अगर आप नए जुड़े हैं। जिन बच्चों को पता है वो तो जानते ही हैं, जो चैनल में हमेशा आते रहते हैं, उनको तो मिल जाएगा टेलीग्राम लिंक पर ही। तो जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, अ वार्म वेलकम टू देम। तो आप क्या करिए, आप सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके पीएम पाठशाला के वहाँ से टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो, ताकि इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स भी आपको मिलती रहें, राइट। तो उससे रिलेटेड ही एमसीक्यूज़ भी आपको दिए हुए हैं, राइट। चलिए अब हम सीधा चलते हैं अपने शॉर्ट्स के टॉपिक पे, जिसमें पहला टॉपिक है राइट टू एक्सेस टू जस्टिस नॉट एब्सोल्यूट। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। क्या बोला है कि राइट टू एक्सेस टू जस्टिस, हम कहते ही हैं कि सभी को जस्टिस का एक्सेस हो, सभी जस्टिस तक पहुंच पाएँ, ऐसा कुछ रास्ता हो। लेकिन वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की एब्सोल्यूट नहीं है। समझते हैं ये क्या इस पर वर्डिक्ट रही या क्या इस पर बात रखी गई है, बात समझते हैं। देखो, इन्होंने ना एक्नॉलेज किया है इस बात को कि राइट टू एक्सेस टू जस्टिस एज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी। हम सभी समझते हैं कि देखो, डेमोक्रेसी का पता कैसे चलता है कि अगर आप किसी ऐसी कंट्री में रह रहे हो जहाँ पर आपको आराम से जस्टिस मिल सकता है, आपको इंसाफ आराम से मिल सकता है, तो वहाँ से समझ में आता है कि भाई ये लोगों की सरकार यहाँ पर बनी हुई है, डेमोक्रेसी है यहाँ पर, इसी कारण से ऐसा होता है। कॉर्नर स्टोन का मतलब ही होता है आधारशिला, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है राइट टू एक्सेस टू जस्टिस डेमोक्रेसी के अंदर, हम ये कह सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक पेनाल्टी इम्पोज करी एक पिटिशनर पर, क्योंकि ना उसने मल्टीपल फ्रिवुलस लिटिगेशंस को फाइल किया था, जिससे कि जुडिशल सिस्टम का बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ गया। अब ये जो वर्ड है, आपको ना तो वोकैबलरी का भी ध्यान रखना पड़ेगा गाइस, क्योंकि अब हम एक ऐसे पेपर की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हमें थोड़ा सा इस बारे में ध्यान रखना चाहिए कि वोकैबलरी भी हमारी स्ट्रांग हो। फ्रिवुलस का मतलब होता है बहुत ही सीरियस ना होना, बहुत ही सिली तरीके के लिटिगेशन उसने फाइल करे, और वो भी मल्टीपल टाइम्स। ऐसे में उस पर पेनाल्टी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई गई। अब फ्रीविलस लिटिगेशन एक ऐसा लॉ सूट है जहाँ पर कोई आर्ग्यू नहीं हो सकता है ना, कोई फैक्ट नहीं है, कोई लॉ नहीं है। बेसिकली आप हैरास करने की कोशिश कर रहे हो, आप जुडिशल प्रोसेस को और डिले करने की कोशिश कर रहे हो। तो इशू वॉज ऑल्सो टेकन अप बाय द एपेक्स कोर्ट, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। उन्होंने ऐसा डिसीजन पहले भी 2014 में सुब्रता रॉय सहारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी हुआ था। दलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में भी हुआ था। केसी ठाराकन वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी ये केस में इस तरह से डील करा गया था, राइट। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो, माना कि राइट टू एक्सेस टू जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें एडजुडिकेटरी आपको कोर्ट में, ट्राइब्यूनल में भी आप कोई डील कर सकते हो, आप अफोर्डेबल, आपका कॉस्ट बहुत कम है। आर्टिकल 39A भी आपको दिया हुआ है, डीपीएसपी के अंडर आपको मिला हुआ है कि आपको कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं कि कुछ वुमेन हैं, ऐसे कुछ कैटेगरीज हैं जिनको कि एक्सेस टू फ्री लीगल एक्सेस मिला हुआ है। स्पीडीज में आपकी एप्लीकेशंस को क्विकली ट्रायल्स वगैरह कराए जाते हैं। ओनली 1 सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द दिल्ली, 1 और 2 बेंचेस ऑफ हाई कोर्ट, ओवर बर्डन कोर्ट्स हैं या हाई कॉस्ट जो भी लग रहा है, उसकी एक्सेसिबिलिटी को बनाने के लिए कि सभी को बेसिकली जस्टिस मिल सके, इंसाफ मिल सके, ऐसा रास्ते तैयार हमारे सिस्टम द्वारा किए गए हैं। अब राइट टू एक्सेस टू जस्टिस का मतलब है कि बेसिक प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ, यानी अगर कोई अगर चपरासी है या कोई प्रेसिडेंट है या कोई भी पोजीशन पे बैठा है या कोई आम आदमी भी है, तो सभी को सब जगह पर एक जैसा ट्रीटमेंट मिले, इन द सेंस कि सभी को एक्सेस हो जस्टिस का। डील विद द एबिलिटी ऑफ पीपल टू सीक एंड ऑब्टेन अ रेमेडी। कोई फॉर्मल या इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन द्वारा किसी का भी कोई दुख दर्द है, कुछ ऐसी परेशानी है, कोई ग्रीवेंसेस हैं, तो वो उसमें डील करा सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने अनीता खुशवाहा वर्सेस पुष्प प्रधान के केस में बोला था कि एक्सेस टू जस्टिस तो फंडामेंटल राइट है। ये ध्यान रखना, ये केस आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट केस, इसको मार्क कर लो, आपको लिखना है ये। अनीता खुशवाहा वर्सेस पुष्प सुदान 2016 के केस में एक्सेस टू जस्टिस को फंडामेंटल राइट बताया गया था
क्योंकि वो आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी को भी कवर करता है, और साथ ही साथ वो आर्टिकल 21 को भी कवर करता है, जिसको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के नाम से हम जान। ठीक है, तो आपको यहाँ तक बात सारी समझ में आई, ये मैटर समझ में आया यहाँ तक का। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि कुछ ऐसे मैकेनिज्म हैं जो कि राइट टू एक्सेस टू जस्टिस से रिलेटेड है। कह रहा वो कॉन्स्टिट्यूशनली भी हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाले भी हैं, और ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म द्वारा भी हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली राइट टू एक्सेस टू जस्टिस जैसे हम देख सकते हैं कि जैसे प्रियम्बल है, जिसमें कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस को कवर किया जाता है। डीपीएसपी है तो अंडर आर्टिकल 39A राइट टू फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाता है। आर्टिकल 32 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। आर्टिकल 226 है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट्स। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजन दे रखे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति जस्टिस से दूर ना हो। ठीक है, पहली चीज़। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से ये मदद ऐसे मिलती है कि किरण ने रूल ऑफ लोकस स्टैंडी को, यानी लोकस स्टैंडी का मतलब क्या आता है, जहाँ पर एग्रीव पर्सन जो है वो फाइल कर रहा है केस क्योंकि उसका राइट छीना गया है, इन्फोर्स नहीं हुआ है राइट, उसके लिए होता है। उसको लिबरलाइज करना PIL द्वारा, है ना। या पर आप समझ सकते हो कि जो भी अलाउ करना पब्लिक स्पिरिटेड आपके लोगों को, ऑर्गेनाइजेशंस को, है ना, ताकि देखो PIL का कॉन्सेप्ट इसीलिए बनाया गया था गाइस कि मान लो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो नहीं जा सकता है ना, तो उसके लिए तीसरा बंदा जो है थर्ड पार्टी जा सकती है। लोकस स्टैंडी का मतलब ध्यान रखना, लोकस स्टैंडी आया ना यहाँ पर, लोकस स्टैंडी का मतलब होता है राइट टू अपीयर इन अ कोर्ट और बिफोर एनीबडी। कोई अगर उससे क्वेश्चन किया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है, तो राइट टू बी हर्ड होता है ना, जिसको हम कहते हैं, यानी किसी की कैपेसिटी टू ब्रिंग एन एक्शन, तो वो लोकस स्टैंडिंग होता है कि आपको कोई लीगल एक्शंस वगैरह जो राइट्स हैं उसको डाला जा रहा है। सिंपल वर्ड में अगर आप बोलो तो प्लेस ऑफ स्टैंडिंग को हम लोकस स्टैंडिंग कहते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि इसीलिए ये तैयार बेसिकली किया जाता है, PIL द्वारा भी इसमें किया जाता है। अब एग्रीव पर्सन अगर हार्म हुआ है या ट्रीटेड अनफेयरली है तो उसको उसके राइट्स को डिनाई किया तो वो पहुँचेगा ही पहुँचेगा। फिर ऐसे ही मैकेनिज्म ADR में दिया हुआ है। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट जो आपका रिड्रेसल मैकेनिज्म है, उसके द्वारा भी आप ग्रीवेंसेस को बहुत ही लेसर फॉर्मेलिटी के साथ, बहुत कम कॉस्ट में आप अपने केसेस को डील करा सकते हैं। तो ये सारे ही जो प्रोविजंस हैं बेसिकली राइट टू एक्सेस टू जस्टिस के लिए प्रोवाइड किए गए हैं। लेकिन इसका गलत मकसद निकालना या गलत तरीके से इसको यूज़ करना कि आप मल्टीपल टाइम जाके तंग करो जुडिशल सिस्टम को, तो ये भी बहुत गलत बात है। फिर आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि हमने इस वाले केस में भी देखा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है दिशा स्कीम। शॉर्ट्स दूसरा है डिज़ाइनिंग, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना दिशा का, डिज़ाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर हॉलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस। ठीक है, इसकी ना 75th एनिवर्सरी है। समझते हैं कैसे। कह रहा है कि हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, है ना। ये कैंपेन ऑर्गेनाइज करा गया, क्यों किया गया? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 75 वर्ष हो चुके हैं। आप सभी जानते हो कि 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आ गया था, हम एक रिपब्लिक बन गए थे। तो अंडर द दिशा स्कीम यहाँ पर क्या कह रहा है कि 2021 में लॉन्च हुई डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ द्वारा, 5 सालों के लिए है ये, 2021 से लेके 26 तक। इसका मकसद है जस्टिस को सिक्योर करना टू द पीपल ऑफ इंडिया, लोगों के लिए, जैसा कि प्रियम्बल में लिखा हुआ है, जैसा आर्टिकल 39A चाहता है कि सभी को एक्सेस मिले जस्टिस का। राइट टू इक्वालिटी के लिए आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 फॉर राइट टू लाइफ, इन सभी के लिए करना। इसका ये भी मकसद है कि ना आउटरीच, देखो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके जुडिशल सिस्टम, उसके लिए टेली लॉ बनाया है। प्रो बोनो लीगल सर्विसेज न्याय बंधु करके है, लीगल लिटरेसी है, लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, कि इस तरह के मैकेनिज्म्स को यहाँ पर तैयार बेसिकली करा गया है। तो इसी को कहते हैं दिशा स्कीम। तो कब से कब तक है? फॉर 5 ईयर, 2021 टू 2026। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे अमेंडमेंट टू प्रिजन मैन्युअल एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट के बारे में।
ध्यान रखना, एक अमेंडमेंट हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 के रूल्स को अमेंड करा है, मॉडल प्रिजन करेक्शनल सर्विसेज के एक्ट को भी अमेंड करा है। क्यों? क्योंकि देखा जा रहा था जेल के अंदर ही कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अमेंडमेंट इसीलिए ली गई ताकि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ काम किया जाए, कार्यवाही की जाए। तो सुकन्या संथा के केस में देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रेफरेंस टू हैबिचुअल ऑफेंडर्स जो भी प्रिजनल मैनुअल्स में होते हैं, लेजिस्लेटिव डेफिनेशन में पूरा एक तो समझाया जाएगा कि हैबिचुअल ऑफेंडर क्या होते हैं। हैबिचुअल ऑफेंडर का मतलब है वह व्यक्ति जिसने मल्टीपल टाइम्स विद इन 5 ईयर्स कांड किए हों, कोई बड़े बड़े अलग अलग ऑफेंसेस किए हों। कभी किसी ने चोरी कर ली, कभी किसी ने मर्डर कर दिया, कभी किसी ने रेप कर दिया, इस तरह के गंदे गंदे केसेस आए हैं उसके लिए मल्टीपल टाइम, विथ सेंटेंसेस नॉट रिवर्स और अपील ऑन रिव्यू। यानी कि जो ऐसा ऑफेंडर है जो बहुत ना उसकी हैबिट ही पड़ी हुई है कि उसको कुकर्म ही करने हैं, गलत काम ही करने हैं उसने, समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो हैबिचुअल ऑफेंडर जो हो जाता है उसके लिए ये बात कही जाती है कि हैबिचुअल ऑफेंडर अगर कोई व्यक्ति हो गया है तो यानी कि एक लॉ ऐसा जो ना हैबिचुअल ऑफेंडर के लिए ही, ये एक्ट भी है इसके तहत आपको पता है ये पूरा डिफाइन किया गया है कि हैबिचुअल ऑफेंडर क्या है, क्या पेनल्टीज मिलेंगी। यानी ऐसा व्यक्ति जो ना कन्विक्ट हो रहा है किसी क्राइम के लिए मल्टीपल टाइम्स, नंबर ऑफ कन्विक्शन है, उसने बहुत कांड किए हुए हैं, और पेनल्टी कैन रेंज फ्रॉम एडिशनल ईयर इन प्रिजन टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी बदल सकती है ना। तो कुछ भी हो सकता है लाइक हैबिचुअल आपके ऑफेंडर के साथ। तो बहुत जब कॉन्टिन्यूस पीरियड मान लो 5 ईयर्स तक चलता रहा और एक अल्टीमेटली बार बार ये काम कर रहा है तो इसके फिर बढ़ता ही जाएगा, आप जानते ही हो। तो एक ऐसा लॉ इसीलिए डिफाइन करा गया कि ऐसे हैबिचुअल ऑफेंडर्स को कैसे रेगुलेट किया जाए, ये बार बार क्राइम जो करते रहते हैं इनको कैसे रोका जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ना कुछ आपकी ना यहाँ पर अमेंडमेंट्स आई हैं, उसको देखते हैं हम। देखो, इंडिया में अगर प्रिजन्स की बात की जाए तो गवर्नेंस, प्रिजन एंड डिटेनीज फॉल अंडर स्टेट लिस्ट, पहले तो यही ध्यान रखना। रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की होती है। लीगल फ्रेमवर्क में देखा जाए तो अर्लियर गवर्न बाय प्रिजन एक्ट 1894, फिर रिफॉर्म लिया गया मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 द्वारा। अब यहाँ पर की अमेंडमेंट्स में क्या कह रहा है, प्रिजन अथॉरिटीज़, यानी प्रिजन अथॉरिटीज़ के लिए क्या बोलता है, बोल रहा है कि देखो जी, स्ट्रिक्टली इंश्योर करना है कि जितने भी प्रिजनर्स हैं आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, क्लासिफाइड और सेग्रीगेटेड बेस्ड ऑन देयर कास्ट। साफ साफ बोला गया है सभी प्रिजन अथॉरिटीज़ को कि देखो जी, जितने भी कैदी हैं उनको आपको अलग अलग कास्ट के बेस में पहली बात तो सेग्रीगेट नहीं करना। सेग्रीगेट करने के बाद ये भी गलती नहीं करनी है कि आप उनको अलग अलग ड्यूटीज़ दे रहे हो उनकी कास्ट को देख के, तो ऐसा गलत काम नहीं करना है। क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट का मतलब है आप आर्टिकल 14 और 17 और 15 तीनों को आप भूल चुके हो, आप भेदभाव कर रहे हो। आर्टिकल 14 सेज इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 सेज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, है ना। और आयुष्मान खुराना की मूवी भी देखी होगी आपने इससे रिलेटेड, है ना। आर्टिकल 15 उनकी नाम ही मूवी का यही है। फिर आर्टिकल 70 में तो वी हैव ऑलरेडी अबॉलिश्ड ना अनटचेबिलिटी। तो प्रोविजंस हैं प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013, और इसका बाइंडिंग इफेक्ट होता है प्रिजन्स और करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस पर। तो ध्यान रखना, जितनी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग है, हाजार्डस क्लीनिंग है, सीवर्स की, सेप्टिक टैंक की, प्रिजन्स के जो अंडर हैं, शैल नॉट बी परमिटेड। उनको साफ साफ बोला गया है कि एक बात अच्छे से समझ ली जाए कि प्रिजनर्स हैं, कुछ भी हो, इस तरह की सेवाएं, इस तरह के काम उनको नहीं देने हैं कि आप मैनुअल स्कैवेंजिंग करा रहे हो, हैजार्डस क्लीनिंग करा रहे हो, सीवर्स की, सेप्टिक टैंक की इनसाइड प्रिजन, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी परमिट नहीं की गई हैं। ध्यान रखिएगा आप इस बात का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इसको हाईलाइट किया, तो हम समझते हैं क्या है ये डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर। देखो, इट वाज अर्लियर एक्सप्लेन्ड इन द ईयर 2000, जब ना कुन्हा अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस आया था ना, तो वहाँ पर ना इसको एक्सप्लेन ऑलरेडी किया गया था। ठीक है, अब ना हम समझते हैं इससे रिलेटेड ही कि क्या है बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर जो है, ये कैसे आया और इसमें कैसे होता है। देखो, डॉक्ट्रिन का मतलब प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर कहता है
कि देर कैन नॉट बी मोर देन वन डिक्री और ऑपरेटिव अंडर गवर्निंग द सेम सब्जेक्ट मैटर एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। क्या है इसका मतलब? डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर सबसे पहले ध्यान रखना गाइस, ये कॉमन लॉ प्रिंसिपल है। क्या है? कॉमन लॉ प्रिंसिपल है जो कहता है हायर कोर्ट का जो डिसीजन है वो लोअर कोर्ट के डिसीजन के साथ मर्ज हो जाता है व्हेन अ हायर कोर्ट रिव्यूज द लोअर कोर्ट डिसीजन। मान लो लोअर हाई कोर्ट का कोई डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको चेक किया, रिव्यू किया और फिर अपना डिसीजन दे दिया, तो अब दोनों के डिसीजंस मर्ज हो जाते हैं। इससे क्या होता है? एक सिंगल बाइंडिंग ऑर्डर जाता है। इससे ना कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन नहीं क्रिएट होती है। बात समझ में आ रही है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर जो है वो ना कोर्ट्स की हायरार्की का डेकोरम मेंटेन करने के लिए, ट्राइब्यूनल्स के डेकोरम को मेंटेन करने के लिए कराया जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर से ना जुडिशल प्रोसीडिंग की भी फाइनलिटी आ जाती है। इससे कोई भी ना रूलिंग में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होता है, इसीलिए इसको डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर कहते हैं। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज कोई केस कर दिया है, वेदर बाय सेटिंग असाइड या मॉडिफाई करा या लोअर कोर्ट की डिग्री को कंफर्म किया है, सुपीरियर कोर्ट की बात ही फाइनल बाइंडिंग ऑपरेटिंग होती है। लोअर कोर्ट के डिसीजन के साथ वो सारे की सारी बातें क्या होंगी? मर्ज हो जाएंगी। तो हमें ध्यान रखना है डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर का मतलब असल में क्या होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर आप आर्टिकल बात करोगे तो आर्टिकल जो हमारा है 136 जो है वो क्या कहता है? आर्टिकल 136 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो मॉडिफाई रिवर्स डिसीजन ऑर्डर को कर सकती है वाइल एक्सरसाइजिंग इज एपिलेट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 136 के तहत ये पावर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। दूसरा, एक आर्टिकल 142 है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है कि वो कोई जस्टिस को इंश्योर करने के लिए जहाँ रेगुलर लॉज एडिक्वेट नहीं होते हैं तो वहाँ वो ऑर्डर दे सकती हैं। बात समझ रहे हो? तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, नाउ मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है स्टेट कंसेंट फॉर सीबीआई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के लिए बोला है कि डज नॉट रिक्वायर अ सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू रजिस्टर अ केस अंडर अ सेंट्रल लेजिस्लेशन लाइक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। यहाँ क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो सीबीआई है यानी जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया है उसको स्टेट गवर्नमेंट को सैंक्शन करने की ज़रूरत नहीं है किसी रजिस्टर करने में कि सेंट्रल लेजिस्लेशन कोई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की बात हो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई के पोस्टेड इन स्टेट कंसर्न, तो उससे कोई लेना देना स्टेट का नहीं होता है। फिर इसको ओवरटर्न करा गया आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट डिसीजन के द्वारा जो जिसमें डिसमिस किया गया था सेंट्रल एम्प्लॉई को ड्यू टू लैक ऑफ स्टेट कंसेंट। तो स्टेट कंसेंट फॉर सीबीआई के मामले में ध्यान रखना सेक्शन सी है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 जो कहता है सीबीआई को स्टेट की कंसेंट लेनी होती है जब भी कोई क्राइम इन्वेस्टिगेशन किसी फला स्टेट में चल रहा होता है। अब दो तरह के कंसेंट होते हैं, ध्यान से सुनना। एक कंसेंट होता है जनरल कंसेंट, ठीक है, एक जनरल कंसेंट होता है, केस स्पेसिफिक कंसेंट होता है। जनरल कंसेंट का मतलब है जहाँ एग्रीमेंट है, सभी का एग्रीमेंट होता है, उसको जनरल कंसेंट कहते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक में देखें तो वहाँ पर स्टेट स्पेसिफिक जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है। जनरल कंसेंट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और समझा दूँ। जनरल कंसेंट बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे मान लो छत्तीस गवर्नमेंट ने रिस्टोर किया था जनरल कंसेंट फॉर सीबीआई टू प्रोब केस इन द स्टेट, तो स्टेट्स के पास गिव देयर जनरल कंसेंट सीबीआई को दिया था। तो इसमें ध्यान रखना कंसेंट जो होता है स्टेट गवर्नमेंट टू आइदर या तो केस स्पेसिफिक या जनरल, जनरल में ज़्यादातर नॉर्मली स्टेट जो होता है वो सीबीआई की हेल्प करता है। कोई करप्शन का केस चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई पे उसके स्टेट में, तो वो उसकी हेल्प करता है। और कंसेंट डिफ़ॉल्ट होता है, इसमें सीबीआई में बिगिन इन्वेस्टिगेशन क्लिकिंग कंसेंट है ना। अगर मान लो जनरल कंसेंट नहीं है तो सीबीआई को स्टेट गवर्नमेंट में अप्लाई करना पड़ेगा, कंसेंट लेनी पड़ेगी किसी इंडिविजुअल केस में, कोई स्मॉल एक्शन लेने से भी इवन पहले। तो ध्यान रखना स्टेट स्पेसिफिक में थोड़ा मामला अलग होता है, जनरल कंसेंट में थोड़ा सा मामला अलग होता है। जनरल कंसेंट में सीबीआई कंडक्ट कर सकता है इन्वेस्टिगेशन विद इन द स्टेट,
उसको कोई फ्रेश अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन केस स्पेसिफिक कंसेंट में जनरल कंसेंट इज़ नॉट गिवन और इज़ विड्रॉन। सीबीआई को यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा कंसेंट। तो दोनों में यहाँ पर फ़र्क आ जाता है। तो ये दोनों टाइप के कंसेंट आपको पता होने चाहिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है पंचायत से पार्लियामेंट 2.0। लोकसभा के स्पीकर ने इनॉग्रेट करा पंचायत से पार्लियामेंट। पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 क्या है? सबसे पहली बात तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन द्वारा, लोकसभा सेक्रेटेरिएट द्वारा। किसके कोलैबोरेशन में? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के। ये क्या करते हैं? इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स को एम्पावर करते हैं, फर्स्ट फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब्स, फ्रॉम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ताकि ये ना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ये सारी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा पंचायत लेवल पर भी, समझ रहे हो, जो भी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में लीड करने जा रही है, तो कम से कम उसको नॉलेज तो हो, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो पता हो सरपंच को, या पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के बारे में पता हो, गवर्नेंस के बारे में पता हो, लीडरशिप के बारे में पता हो, इसलिए इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन ने विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव को लॉन्च किया 25 दिसंबर को, जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे भी आता है। गुड गवर्नेंस डे था, आपको जानते ही हो, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो आपका ये विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव है, इसमें हम चाहते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में जो बनाए गए हैं, इनको और ज़्यादा कैपेसिटी और इनके कॉम्पिटेंस को बढ़ाना, ऑफिशियल्स को ऐसे टूल्स देना, नॉलेज देना, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग की तरफ बढ़ाना। प्रशासन गांव की और कैंपेन है बेसिकली ये, कि एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ जाएगा? गांव में पहुँचेगा, ताकि डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस और ग्रास रूट लेवल पर डिसीजन मेकिंग हो पाए। उसके तहत ये काम करवाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पे कमीशन से रिलेटेड। तो यूनियन गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश करा है हमारा 8th पे कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया गया है। 1947 में 7 पे कमीशन को बिठाया गया था, गठन किया गया था। 7th पे कमीशन इम्प्लीमेंट कब हुआ? 2016 में, और अभी 8th पे कमीशन आ चुका है। फिर इसकी टर्म कंप्लीट होनी है 2026 में। तो उससे पहले ही चेयरमैन कौन थे? जस्टिस 7th पे कमीशन के, ध्यान रखना, जस्टिस अशोक कुमार माथुर। और बहुत ही अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर बनाना हो, एलोवेंसेस बनाने हो, सारा का सारा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड ये काम करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो शॉर्ट है वो क्या है? एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर। ये एनुअली निकालते हैं, रिपोर्ट रिलीज़ करते हैं, जब भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल मीटिंग होती है ना, उससे पहले निकालते हैं। एडलमैन टेस्ट करके है, और ये 28 कंट्री पे सर्वे करके ये निकालते हैं कि इन्फ्लुएंस क्या है ट्रस्ट ओवर अक्रॉस सोसाइटी, गवर्नमेंट, मीडिया, बिजनेस एनजीओ, इनका आपस में रिश्ता कैसा है, विश्वास भरा है या नहीं है। इंडिया की पोजीशन इस बार डिप की है, स्लिप करी है 3rd पोजीशन। हम चाइना और इंडोनेशिया के बाद आए इन टर्म्स ऑफ पीपल्स ट्रस्ट, लोगों का ट्रस्ट सरकार को लेके, बिजनेसेस को लेके क्या है इन लो इनकम पॉपुलेशन ग्रुप। विद इन हाई इनकम ग्रुप इंडिया ने 4था रैंक है, लो इनकम ग्रुप में 3rd पोजीशन है। इंडिया रैंक 13th व्हेन इट कम्स टू ट्रस्ट ऑफ पीपल इन अदर कंट्रीज इन कंपनीज विद इंडियन हेडक्वार्टर्स। तो इंडिया की 13वीं रैंक कहाँ पर है? जहाँ पे लोगों को दूसरी कंट्री, कंपनीज, इंडियन हेडक्वार्टर्स पे कितना ट्रस्ट है। ये पोजीशंस हमें ज़रूर ध्यान में रखनी है। कल गाइज हम इंटरनेशनल रिलेशंस करेंगे, उससे पहले आप इमीडिएटली क्विकली फटाफट से MCQs सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि कितना आपने अच्छे से पढ़ा है, कितने ध्यान से आप MCQs कर पाएंगे, कितने ध्यान से तब कर पाओगे जब आपने अच्छे से वीडियोस को सुना होगा। तो जो भी बच्चे चैनल पे जुड़े हुए हैं, बहुत ध्यान से वीडियोस को देखिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे स्लिप ना कर जाए। तो आप देखिए प्रीलिम्स भी आने ही वाला है, पता भी नहीं चलेगा आपको मई का मंथ कैसे आ गया, तो बी वेयर अबाउट द सेम। चलिए, पहला क्वेश्चन रिलेटेड है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड, कल ही हमने पढ़ा है, उससे रिलेटेड सवाल है, ध्यान से पढ़ना है, समझते हुए पढ़ना है। सेकंड क्वेश्चन नीति आयोग से रिलेटेड है, वीडियो को पॉज करो, अपने आंसर देते जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 लोकपाल लोकायुक्त से है। इलेक्शन कमिश्नर से है 4th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन आपका इंटरनेट शटडाउन से है। 6th क्वेश्चन राइट टू एक्सेस जस्टिस आज ही हमने पढ़ा है। दिशा इनिशिएटिव हमने पढ़ा, उसके रिलेटेड है।
मैनुअल प्रेजेंट मैनुअल के रिलेटेड क्वेश्चन है कब आएगी, डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर है, आर्टिकल बताना है पंचायत से रिलेटेड। तो ये ध्यान से अगर आपने ऑप्शंस कर लिए, आंसर्स भी मैंने दिए हुए हैं और भी आपको PDF मिल ही जाएगी, तो आपने अच्छे से इसको करना है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।